कक्षा 11 इकोनॉमिक्स मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अर्थमेटिक मीन इन डिस्क्रीट सीरीज केंद्रीय प्रवृत्ति की माप सरल समांतर माध्य खंडित श्रेणी में। प्यारे बच्चों, पिछले व्याख्यान पर हम सरल समांतर माध्य के अंतर्गत व्यक्तिगत श्रेणी का प्रश्न आपको बताए थे। आज हम इस व्याख्यान में खंडित श्रेणी का प्रश्न आज आपको बताएंगे। एक प्रश्न के माध्यम से आपको हमें बताएंगे कि खंडित श्रेणी की पहचान कैसे की जाती है, उसका प्रश्न कैसे हल किया जाता है। एक प्रश्न के माध्यम से आपको हम समझाएंगे। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न लिखा गया है। पद का आकार 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आवृत्ति लिखी गई है 5, 8, 9, 12, 6, 6, 4। प्रत्यक्ष व लघु दोनों विधियों के द्वारा समांतर माध्य की गणना कीजिए। प्यारे बच्चों, पहले हम इस प्रश्न की पहचान करेंगे। यह किस श्रेणी का सवाल है, अर्थात यह व्यक्तिगत श्रेणी का सवाल है या खंडित श्रेणी का सवाल है या अखंडित श्रेणी का सवाल है। प्यारे बच्चों, आपको बताया गया है माध्य गणितीय क्रियाओं का आधार माना जाता है, जिसकी सहायता से विभिन्न श्रेणियों के संबंध को अंक गणितीय रूप में प्रकट किया जाता है। प्यारे बच्चों, पिछले व्याख्यान पर हम व्यक्तिगत श्रेणी के संबंध में चर्चा किए थे, उस पर हम प्रश्न भी हल किए थे। आज हम इस व्याख्यान में खंडित श्रेणी का प्रश्न हल करेंगे और आपको बताएंगे कि खंडित श्रेणी का सवाल कैसे लगाया जाएगा। प्यारे बच्चों, पहले इसकी हम पहचान करेंगे। प्रश्न लिखा गया है, पद आकार और आवृत्ति लिखी गई है। जिस प्रश्न में पद मूल्य के सामने उसकी आवृत्ति लिखी गई होती है उसको हम खंडित श्रेणी का प्रश्न कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, खंडित श्रेणी के नियमों का अनुपालन करते हुए हम प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ पर लिखा है प्रत्यक्ष व लघु दोनों विधियों से समांतर माध्य की जानकारी करना है। प्यारे बच्चों, प्रत्यक्ष विधि क्या है, लघु विधि क्या है। प्रत्यक्ष विधि का मतलब होता है कि जब पद के मूल्य छोटे हों, पद आकार छोटे हों, तो हम क्या करते हैं, प्रत्यक्ष विधि के द्वारा हम समांतर माध्य की गणना कर लेते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं प्रत्यक्ष विधि द्वारा और लघु विधि द्वारा दोनों विधियों से हमें समांतर माध्य की जानकारी करना है। अब हम क्या करेंगे, पहले हम प्रश्न की पहचान कर रहे हैं। यह प्रश्न किस श्रेणी का हुआ, तो आप देखते हैं पद आकार के सामने उसकी आवृत्ति भी लिखी गई है, अतः यह खंडित श्रेणी का सवाल हुआ। अब हम क्या करेंगे, खंडित श्रेणी के नियमों का अनुपालन करते हुए हम प्रश्न को हल करेंगे। आइए प्रश्न को हल किया जाए। अब इसको हम पहले लिखेंगे, प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य की जानकारी पहले हम करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अर्थमेटिक मीन in discrete series by direct method अंग्रेजी में कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अर्थमेटिक मीन इन डिस्क्रीट सीरीज बाय डायरेक्ट मेथड। अब आप देखेंगे हिंदी में लिखेंगे खंडित श्रेणी में
सरल समांतर माध्य के अंतर्गत प्रत्यक्ष विधि द्वारा खंडित श्रेणी में सरल समांतर माध्य के अंतर्गत प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य की गणना। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो, इसमें हमने सवाल की पहचान कर लिया। अब हम क्या करेंगे, उस नियम का अनुपालन करते हुए हम प्रश्न को हल करेंगे। पहले कॉलम में लिखेंगे पद का आकार। इसको हम कहते हैं यम। दूसरे कॉलम में आवृत्ति लिखी जाएगी, जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आवृत्ति, इसको हम यफ कहेंगे। तीसरा कॉलम हमारा होगा पद मूल्य व आवृत्ति का गुणनफल। आवृत्ति का गुणनफल, अर्थात इसको हम यफ यम कहेंगे। प्यारे बच्चों, यह प्रश्न प्रत्यक्ष विधि द्वारा हल किया जा रहा है। आप जानते हैं प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, जब पद मूल्य छोटे होते हैं, पद आकार सीमित होते हैं, तो हम प्रत्यक्ष विधि के प्रयोग द्वारा समांतर माध्य की गणना कर लेते हैं। आइए यहाँ पद आकार लिखेंगे 6, 7, 8, ऊपर लिखा गया है 9, 10, 11, 12। ये पद आकार को हम क्या कहते हैं, यम से इसको हम शो करेंगे, अर्थात यम से दिखाएंगे। यम माने होता है श्रेणी के विभिन्न पदों का मूल्य। आवृत्ति उसके सामने लिखी गई है, तो आवृत्ति 5 है, 8 है, 9 है, 12 है, 6 है और 4 है। प्यारे बच्चों, आवृत्ति को हम बारंबारता भी कहते हैं। अब हमें क्या करना होगा, पद मूल्य व आवृत्ति का गुणनफल निकालना होगा, अर्थात पद आकार में आवृत्ति से गुणा करना होगा। हमें क्या मिलेगा, यफ यम मिलेगा। यफ मीन्स होता है फ्रीक्वेंसी, यम मीन्स होता है श्रेणी के विभिन्न पदों का मूल्य। आइए हम गुणा करते हैं। पद आकार यम जिसको हम 6 कह रहे हैं, आवृत्ति यफ जिसको हम 5 कह रहे हैं, तो 6 गुणे 5, 7 गुणे 8, 8 गुणे 9, 9 गुणे 12, 10 गुणे 6, 11 गुणे 6, 12 गुणे 4 करना है। आइए हम गुणा करते हैं। 6 पंचे 30। हर कोई बच्चा समझ रहा है। 7 अठे 56, 8 नवा 72। वेरी गुड बेटा। 9 गुणे 12 कितना होता है, 12 नवैया 108। वेरी गुड। 10 छक 60, 11 छक्का 66, 12 चौक 48। प्यारे बच्चों, ये क्या हमने निकाल लिया, पद मूल्य और आवृत्ति में गुणा कर दिया। हमें क्या मिल गया, यफ यम मिल गया। अब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, सिग्मा
यफ यम बराबर हमको मिलेगा। आइए जोड़ते हैं, 6 2 8, 8 8 16, 16 6 22, 22 8 30, हासिल आएगा 3, 3 3 6, 6 5 11, 11 7 18, 18 6 24, 24 6 30, 30 4 34, हासिल आएगा 3 3 1 4, अर्थात सिग्मा यफ यम कितना आया 440। अब हम क्या करेंगे, आवृत्ति को भी जोड़ेंगे। सिग्मा यफ बराबर 5 8 5 13, 13 9 22, 22 2 24, 24 6 30, 30 6 36, 36 4 40, शून्य हासिल एक आया और 4 1 5, अर्थात सिग्मा यफ बराबर आया 50। प्यारे बच्चों, ये हमने खंडी श्रेणी में समांतर माध्य की हम जानकारी कर रहे हैं। आपको बताया गया है कि खंडी श्रेणी जो होता है उसके सामने आवृत्ति भी लिखी गई होती है। आप देखिए, प्रत्यक्ष विधि का सूत्र आपको हम लिख रहे हैं। प्रत्यक्ष विधि, इसका सूत्र होता है ए बराबर, ए मीन्स होता है अर्थमेटिक मीन, ए बराबर सिग्मा यफ यम अपान सिग्मा यफ, या इसको हम कहते हैं सिग्मा यफ यम अपान एन भी कह सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये प्रत्यक्ष विधि का सूत्र है। इस सूत्र का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, सरल समांतर माध्य की जानकारी हम कर लेंगे। अब आइए, ये जो चिन्ह लिखे गए हैं, जो संकेताक्षर लिखे गए हैं, इनके मायने हम समझ लें, इसके अर्थ को हम समझ लें। अब यहाँ लिखेंगे संकेताक्षर। संकेताक्षर ए बराबर होता है अर्थमेटिक मीन। ए बराबर क्या होता है, अर्थमेटिक मीन, हिंदी में कहते हैं समांतर माध्य। दूसरा हमारा चिन्ह है सिग्मा, इसको कहते हैं जोड़ या योग का चिन्ह। जोड़ या योग का चिन्ह, यह अक्षर ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा से लिया गया अक्षर को हम सिग्मा कह रहे हैं, जिसका तात्पर्य होता है जोड़ या योग का चिन्ह। अब आइए, यफ बराबर क्या होगा, यफ बराबर होता है फ्रीक्वेंसी, हिंदी में कहते हैं आवृत्ति, या कहते हैं बारंबारता। और देखिए, यम बराबर क्या होता है, श्रेणी के विभिन्न पदों का मूल्य। यन बराबर होता है आवृत्ति का योग। अब यहां देख लें, सिग्मा यफ या यन बराबर होता है आवृत्ति का योग। प्यारे बच्चों, अब आप देख रहे हैं, यह जो संकेताक्षर लिखा गया है, इसका जो तात्पर्य होता है आपको यहाँ लिख दिया गया है। ए बराबर अर्थमेटिक मीन, सिग्मा बराबर होता है जोड़ या योग का चिन्ह, यफ बराबर फ्रीक्वेंसी, जिसको हिंदी में कहते हैं आवृत्ति या बारंबारता। और आप देख रहे हैं, यम बराबर श्रेणी के विभिन्न पदों का मूल्य, सिग्मा यफ या यन बराबर होता है आवृत्ति का योग। प्यारे बच्चों,
ये प्रत्यक्ष विधि के सूत्र को लिख करके हम अब सवाल को हल करेंगे। अब देखिए ये सूत्र जो लिखा गया है, इसमें जो नीचे हमको मिला है सिग्मा एफ एम और सिग्मा एफ मिला है। आइए अब सवाल को हल करें हम। अब देखिए सूत्र हमारा है ए बराबर सिग्मा एफ एम अपान सिग्मा एफ। तो ए बराबर सिग्मा एफ एम कितना आया है 440। अब देखेंगे यहाँ लिखेंगे 440 बटे लिखा है सिग्मा एफ। सिग्मा एफ आपका आया हुआ है 50, तो 50 से आप भाग कर दीजिए। ये भाग कर रहे हैं, ये शून्य शून्य कट गया, 5 से भाग करिए, 5 अट्ठे 40 होता है। 4 उतरेगा, बार नहीं जाएगा, शून्य बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले क्या बढ़ाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे। तो दशमलव बढ़ा दिया गया, ये 40 बन गया। 40 में 5 से भाग किया गया तो 5 अट्ठे 40 होता है 8.8। ये बराबर आया 8.8। ये समांतर माध्य आपको मिल गया। प्यारे बच्चों, ये सवाल आप देख रहे हो प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य की जानकारी कर ली गई, जिसके सूत्र को हमने प्रयोग करके सवाल को हल कर लिया। प्यारे बच्चों, सवाल में कहीं कोई दिक्कत आपको है? पद आकार में आवृत्ति से गुणा किया गया पद मूल्य व आवृत्ति का गुणनफल, जिसको हम एफ एम कह रहे हैं। अब देखिए 6 गुणे 5 बराबर 30 हुआ, 7 गुणे 8 बराबर 56 हुआ, 8 गुणे 9 बराबर 72 हुआ, 9 गुणे 12 बराबर 108 हुआ, 10 गुणे 6 बराबर 60 हुआ, 11 गुणे 6 बराबर 66 हुआ, 12 गुणे 4 बराबर 48 हुआ। इसका सबका योग कर लिया गया तो सिग्मा एफ एम आपको मिला, अर्थात 440 सिग्मा एफ एम मिला। अब आवृत्ति को भी जोड़ लिया गया, जिसको कहते हैं सिग्मा एफ बराबर 50 आया। प्रत्यक्ष विधि का सूत्र का प्रयोग करके हमने प्रश्न को हल कर लिया। प्यारे बच्चों, ये सवाल सहज है, आसान है, सुगम है, केवल सवाल को समझने की ज़रूरत है। इसका कहीं भी प्रयोग कर सकते हो आप, बोर्ड की परीक्षा में, किसी कंपटीशन की परीक्षा में इसका प्रयोग करके अपने लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकते हो। प्यारे बच्चों, अब हम बताएंगे लघु विधि द्वारा ये सवाल कैसे लगाया जाएगा। प्यारे बच्चों, सवाल समझ आ रहा है? वेरी गुड। अब हम दूसरी विधि का प्रयोग करेंगे, जिसको हम कहते हैं लघु विधि। यार बच्चों, सवाल बहुत सहज है, हर कोई बच्चा इसको कर सकता है, बशर्ते आपको ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, आपको ध्यान देना है, प्रश्न को मन से पढ़ना है, प्रश्न अपने आप आपको हल हो जाएगा। प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, दूसरी विधि का प्रयोग करेंगे, जिसको हम कहते हैं लघु विधि। लघु विधि का प्रयोग हम तभी करते हैं जब पद मूल्य बड़े हों, पद आकार बड़े हों, तभी हम क्या करते हैं, लघु विधि का प्रयोग करके हम सवाल को हल करेंगे। लेकिन यहाँ हमें सवाल को समझाना है, इसलिए दोनों विधि का प्रयोग करना है, चाहे पद मूल्य छोटे हों चाहे पद मूल्य बड़े हों। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं, जब पद मूल्य बड़े होते हैं, पद आकार बड़ा होता है, तब हम क्या करते हैं, लघु विधि का प्रयोग करके हम सवाल को लगा लिया करते हैं। आइए अब हम लघु विधि द्वारा समांतर माध्य की जानकारी करें हम। तो इसमें लिखेंगे खंडित श्रेणी में सरल समांतर माध्य के अंतर्गत यहां इसको लिख लें, बाई शॉर्टकट मेथड। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो दूसरी विधि का हम प्रयोग कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अर्थमेटिक मीन इन डिस्क्रीट सीरीज बाई शॉर्टकट मेथड। हिंदी में कहते हैं खंडित श्रेणी में सरल समांतर माध्य के अंतर्गत लघु विधि द्वारा समांतर माध्य की गणना। आइए अब हम कॉलम को बनाते हैं और प्रश्न को हल करते हैं। अब हम कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम हमारा होगा पद का आकार।
जिसको हम यम कहते हैं। अब देखिए पद आकार में 6, 7, 8, 9, 10 पद आकार लिखा गया है। 11, 12 ये पद आकार लिख दिया गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरा कॉलम बनाएंगे जहां पर आवृत्ति लिखी जाएगी। आवृत्ति, प्यारे बच्चों, आवृत्ति को हम क्या कहते हैं, बारंबारता भी कहते हैं, अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब देखें 6 के सामने 5 आवृत्ति है, 7 के सामने 8 आवृत्ति है, 8 के सामने 9 आवृत्ति है, 9 के सामने 12 आवृत्ति है। ऊपर लिखा गया है 10 के सामने 6 आवृत्ति है, 11 के सामने 6 आवृत्ति है, 12 के सामने 4 आवृत्ति, जिसको हम फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं, लिखा गया है। प्यारे बच्चों, आप ध्यान दे रहे हो, पद आकार लिखा गया और आवृत्ति भी लिखी गई। अब हम क्या करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे जिसका नाम क्या होता है, कल्पित माध्य से विचलन dx की जानकारी हम करेंगे। आइए अब हम ध्यान देते हैं, इस प्रश्न में जब लघुविधि का सवाल होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, पद मूल्य से हमें क्या करना पड़ता है, विचलन की जानकारी कल्पित माध्य के द्वारा करना होता है। इसलिए अब यहाँ लिखेंगे, हम एक कॉलम बनाएंगे कल्पित माध्य। अब देखेंगे जो श्रेणी के विभिन्न पदों का मूल लिखा गया है, इनमें से किसी को हम कल्पित माध्य मान सकते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं, बीच वाली संख्या को हम कल्पित माध्य मान लिया करते हैं। उसे क्या करते हैं, श्रेणी के विभिन्न पदों के मूल्य का विचलन अर्थात अंतर निकालते हैं। तो कल्पित माध्य, अब यहाँ क्या करेंगे, हम बीच वाली संख्या 9 को मान लें। कल्पित माध्य 9 से विचलन dx। अब dx कैसे मालूम किया जाएगा, m माइनस यक्स। यक्स को हम क्या कहेंगे, कल्पित माध्य कहेंगे। संकेताक्षर जो यक्स हमारा होता है वो अज्यूम्ड मीन का होता है। यम क्या है, श्रेणी के विभिन्न पदों का मूल्य है। यक्स क्या है, कल्पित माध्य है। तो क्या करेंगे, श्रेणी के विभिन्न पदों के मूल्य में से कल्पित माध्य को हम घटाएंगे। क्या हमें मिलेगा, विचलन या अंतर मिलेगा। आइए 9 को माना गया है कल्पित माध्य, तो श्रेणी के विभिन्न पदों के मूल्य से कल्पित माध्य को घटाया जाए। तो 9 कल्पित माध्य माना गया है, श्रेणी के मूल्य से घटाया जा रहा है, इसलिए सब में से हम क्या करेंगे, कल्पित माध्य को घटाएंगे। अब आप देख रहे हैं 11 ऋण 9, 12 ऋण 9 पद मूल्यों में से क्या करेंगे, कल्पित माध्य को हम घटाएंगे। 6 ऋण 9, 7 ऋण 9, 8 ऋण 9, 9 ऋण 9, 10 ऋण 9, 11 ऋण 9, 12 ऋण 9, ये माइनस किया जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, कल्पित माध्य 9 से विचरण की जानकारी हम कर रहे हैं। आपको बताया गया है, यदि श्रेणी के पदों का मूल्य कल्पित माध्य से कम होता है तो जो अंतर आता है, जो विचरण हमारा आता है, वो माइनस में आएगा। इधर सब प्लस होता है, धन होता है, ये माइनस लिखा गया है। तो श्रेणी के पद का मूल्य कम है और कल्पित माध्य का मूल्य अधिक है, अतः ऋण में हमारा विचलन आएगा। तो कितना आएगा, 9 में से 6 गए, कितना होगा, ऋण 3 होगा। 7 भी कम है, कल्पित माध्य 9 अधिक है, तो 9 में से 7 घटेगा, लेकिन ऋण आएगा, ऋण 2 आएगा। क्या बच्चों समझ रहे हो ना, ये घटाया जा रहा है। 8 में से 9 घटाइए, लेकिन 9 में से 8 घटेगा, इसलिए ये भी ऋण में आएगा। चूंकि ऋण अधिक है तो कितना आएगा, ऋण 1 आएगा। 9 में से 9 गए, कितना होगा, 0 होगा। 10 में से 9 गए, कितना होगा। अब देखिए श्रेणी के पद का मूल्य अधिक हो गया, कल्पित माध्य का मूल्य कम हो गया, तो यहाँ धन में आएगा, प्लस में आएगा। तो धन कितना आएगा, धन 1 आएगा। 10 में से 9 गए, 1 होगा। 11 में से 9 गए, कितना होगा, धन 2 होगा। 12 में से 9 गए, कितना होगा, धन 3 होगा। अब आप देख रहे हैं ये कल्पित माध्य हमको dx मिल गया।
अब एक कॉलम और बनाएंगे हम, जिसका नाम क्या होता है, विचलन व आवृत्ति। विचलन व आवृत्तियों का गुणनफल। उसका नाम होता है एफ डी एक्स। अब देखेंगे विचलन व आवृत्तियों का हम गुणनफल करेंगे, अर्थात ये देखिए विचलन हमारा आया है 3, आवृत्ति हमारी है 5। अब गुणा करिए, 5 तिहाई कितना होता है 15, अर्थात ऋण 15 होगा। 8 गुणे 2 करना है तो कितना होगा, 8 दूनी 16 होगा। 9 गुणे 1 करना है, ऋण 9 होगा। 12 शून्य शून्य होगा। 6 गुणे 1 करना है, धन 6 होगा। 6 गुणे 2 करना है, धन 6 दूनी 12 होता है। और 4 गुणे 3 करना है, 4 तिहाइयाँ 12 होगा। प्यारे बच्चों, आगे समझ रहे हो? सवाल जो हमारा किया जा रहा है, अब हम क्या किए हैं, विचलन और आवृत्ति में गुणा कर दिए, तो हमको एफ डी एक्स मिला। अब इसको हम धन को धन में जोड़ेंगे, ऋण को ऋण में जोड़ेंगे, फिर दोनों को घटाएंगे। आइए पहले धन को जोड़ लेते हैं। धन देखिए 6 2 8 2 10, हाथी लेकर आया, 1 1 2 1 3 आया, यानी धन 30 आया। लेकिन ऋण कितना होता है, 6 5 11 9 20 और 2 1 3 1 4, यानी ऋण 40 हमारा आया और धन 30 हुआ। फिर दोनों को घटा रहे हैं तो ऋण 10 आया। यार बच्चों, आप देख रहे हो, ये जो हमको मिल रहा है ये सिग्मा एफ डी एक्स बराबर ऋण 10 मिला। और यहाँ आवृत्ति का योग जो हमारा देख रहे हैं, इसको हम सिग्मा एफ कह रहे हैं, इसका योग 50 आएगा। प्यारे बच्चों, आप समझ रहे हो? इसका सूत्र जो आपको बताया गया है, वो सूत्र इसका होता है ए बराबर एक्स प्लस सिग्मा एफ डी एक्स। सिग्मा एफ डी एक्स अपान एन होता है, या सिग्मा एफ भी लिख सकते हो। ए बराबर एक्स प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपान एन। अब देखेंगे ए बराबर क्या होगा, एक्स यहाँ क्या माना गया है 9, तो देखिए यहाँ लिखा गया 9, धन के स्थान पे धन लगाइए, सिग्मा एफ डी एक्स आया है ऋण 10, तो यहाँ लिखेंगे ऋण 10 लिखेंगे, बटे एन कितना है, जो आवृत्तियों का योग है वो 50 है, तो बटे 50 किया गया। अब इसको काट दीजिए, बराबर कितना आएगा, ऋण 2 आएगा, यानी दशमलव ऋण 2 आएगा। अब आप देखेंगे सूत्र हमारा जो होता है, अब ए बराबर क्या होगा, 9 में से ऋण दशमलव ये 2 घटा देना है। तो क्या करेंगे इसको आप, अब यहां घटाइए इसको आप, ए बराबर 9.2 इसमें से घट जाएगा, तो 10 में से 2 गए 8 होगा, और ये 8 होगा। ए बराबर कितना आ गया, 8.8। लघु विधि द्वारा भी आपका आंसर आ गया। तो इसलिए आप ध्यान दे रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि और लघु विधि क्या होता है, दोनों विधियों से हम सवाल को हल करते हैं, दोनों से आंसर हमारे एक आते हैं, इसलिए दोनों आंसर हमारे एक जैसे हुए। आपका सवाल सही है प्यारे बच्चों, ये सवाल आपका सही है। वेरी गुड, थैंक्स।